नमस्कार, मैं डॉक्टर मौसी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, जेडीवी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, गैस्ट्रुलेशन में मॉर्फोजेनेटिक सेल मूवमेंट्स और एंड देयर सिग्निफिकेंस इन गैस्ट्रुलेशन। यह टॉपिक बीएससी पार्ट 3 का पेपर 3 डेवलपमेंटल बायोलॉजी का यूनिट 3 का है। इसमें हम गैस्ट्रुलेशन की डेफिनेशन के बारे में देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन किसे कहते हैं। वैसे तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम कहते हैं कि गैस्ट्रुला के फॉर्मेशन को ही गैस्ट्रुलेशन कहते हैं, लेकिन इसके कई साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशन दी थी और उनके अनुसार हम सबसे पहले देखेंगे कि लंकिस्टर और होबरेट ने क्या कहा। उनके अनुसार गैस्ट्रुलेशन के दौरान मल्टी लेयर ब्लास्टुला डिप्लोब्लास्टिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक गैस्ट्रॉल में चेंज हो जाता है। इसके अलावा केवल ने भी गैस्ट्रुलेशन के बारे में बताया। केवल के अनुसार क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन में एंडोडर्मल, मीजोडर्मल और इसके अलावा नोटोकॉर्डल जो सेल्स होती है वो एम्ब्रियो के इनर साइड में अपना एक रीजन बना ले जाती, एरिया या बना लेती है। इसके सबसे लास्ट में ट्रंकोस ने कहा कि यह एक एम्ब्रोनिक प्रोसेस है, जो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, पोस्ट क्लीवेज फेज से स्टार्ट होता है और इसके संपन्न होने के बाद ही संभावित निर्माणकारी सेल्स यहाँ रीअरेंज हो जाती हैं कि जहाँ पर कि ऑर्गन का फॉर्मेशन स्टार्ट हो सके। इस प्रकार एक गैस्ट्रुलेशन होता क्या है कि यह एक डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें ब्लास्टुला के संभावित निर्माणकारी एरियाज रीअरेंजमेंट और पुनर्संगठित हो जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि गैस्ट्रुलेशन के द्वारा ही 3 लेयर्ड जो एम्ब्रोनिक लेयर होती हैं, जैसे एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन होता है। इसलिए ये क्या होता है, ये प्रोसेस जो होता है उसमें मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एम्ब्रोनिक डेवलपमेंट में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है गैस्ट्रुलेशन। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन के मेजर इवेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम मेजर इवेंट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से इसके मेजर इवेंट्स है। जैसे कि क्लीवेज में जो ब्लास्टोमियर बनते हैं उनमें कई सारी मॉर्फोजेनिक मूवमेंट्स के द्वारा ही सेल्स में रीअरेंजमेंट हो जाता है। इसके अलावा सेल डिवीज़न जो रेट होती है वो या तो स्लो डाउन होती है या कम्प्लीटली रुक जाती है। इस सेल डिवीज़न के अलावा भी इस फेज में क्या होता है कि जो ग्रोथ होती है वो नेग्लिजिबल हो जाती है और ग्रोथ यदि कोई हो तो वो इनसिग्निफिकेंट रहती है, उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं रहता। इसी प्रकार जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ चेंजेस होती हैं और ऑक्सीडेशन की जो रेट है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा एम्ब्रोइंग सेल्स के न्यूक्लियस भी अधिक एक्टिव हो जाते हैं और कई रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं। जैसे कि पेरेंटल क्रोमोसोम्स का इफ़ेक्ट भी स्पष्ट होने लग जाता है। इसमें एम्ब्रियो भी क्या होता है वो भी एविडेंट हो जाता है। इसके अलावा इसमें गैस्ट्रुलेशन के दौरान ही एक न्यू टाइप का प्रोटीन का सिंथेसिस भी होने लग जाता है, जिसके कारण केमिकल डिफ्रेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाता है। अब केमिकल डिफ्रेंशिएशन होने के बाद इसमें सेल्स रीअरेंजमेंट होकर 3 प्राइमरी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन भी करती है। ये जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, इनका फॉर्मेशन भी इसी में होता है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है
एपिबोली और सेकंड है एम्बोली। इस डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स में एपिबोली मूवमेंट्स किस प्रकार का होता है। वैसे तो एपिबोली जो वर्ड होता है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है और जिसका अर्थ क्या होता है, थ्रोइंग ऑन या एक्सटेंडिंग ऑन। तो एपिबोली क्या कहते हैं, थ्रोइंग ऑन या एक्सटेंडिंग ऑन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, एपिबोली जो मूवमेंट्स होता है उसमें ब्लास्टोला में उपस्थित संभावित जो एक्टोडर्मल ब्लास्टोमियर पाई जाती है, इन सेल्स में फ्लैटेड होने और एक इनमें डिवीज़न होता है वो भी बहुत हाई होता है, ये इनकी टेंडेंसी होती है। इनमें एक्टोडर्मल जो सेल्स होती है, जैसे डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि हमें एक्टीरियो पोस्टीरियर जो डायरेक्शन में एक्सटेंड होकर इनर मूवमेंट करने वाली जो संभावी मेसोडर्मल और एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं उनको ये चारों ओर से घेर लेती है। जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया, एनिमल पोल पर संभावी एक्टोडर्मल सेल्स में बहुत अधिक डिवीज़न होता है और ब्लास्टोपोर के अलावा ये पूरे एम्ब्रियो को ही चारों ओर से कवर्ड कर लेती है। और ये जो तीव्र डिवीज़न पाया जाता है के कारण एनिमल पोल पर एक्टिविटी की एक रिंग समान एक स्ट्रक्चर बनती है और इससे रिंग को जो सेल्स होती हैं इनमें जो मूवमेंट पाया जाता है वो अमीबा मूवमेंट होता है और ये स्यूडोपोडिया के द्वारा भी मूवमेंट करती है। इसके अलावा एम्फियोक्सिस और फ्रॉग की होलोब्लास्टिक एग्स में संभावी एक्टोडर्मल सेल्स अंतरारोहित होने वाली नोटोकॉर्डल और मीजोडर्मल, इसके अलावा एंडोडर्मल सेल्स को भी ये चारों ओर से कवर्ड कर लेती है। जबकि होलोब्लास्टिक एग्स में एपिबोली केवल जो है आप डायग्राम में देख रहे हैं केवल एंटीरियर पोस्टीरियर डायरेक्शन में ही आगे एक्सटेंड होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि टीनोफोरा में कॉइल्ड रूप से क्लीवेज होने वाले जो एग्स में एपिबोली की जो रिएक्शन होती है कुछ मॉडिफाइड रूप से होती है और उसे क्या कहते हैं, जो टीनोफोरा में होती है उसको एपेक्सिस कहते हैं। और एपेक्सिस में क्या होता है, इसमें 4 स्टेप्स और अधिक होती हैं। फर्स्ट क्या होता है, इसमें हाइलिन लेयर की जो होता है हाइलिन लेयर वो एब्सेंट रहता है और इसके अलावा ब्लास्टोमियर्स की एडेशन में के लिए एक सरफेस की भी उपस्थिति होती है। इनके अलावा इंट्रासेलुलर एडेशन की आवश्यकता होती है और इनमें माइटोसिस डिवीजन की भी कैपेबिलिटी पाई जाती है। एम्बोली मूवमेंट्स मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट्स का सेकंड पार्ट है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बेलेंस्की ने 1970 में बताया था। इसमें होता क्या है, जितने भी मेसोडर्मल और एंडोडर्मल जो सेल्स होती है उनमें इनर साइड पर एक इनर मूवमेंट की टेंडेंसी पाई जाती है। ये इनका एक तरह का इन अंतर्निहित करैक्टर के कारण होता है। और वैसे एम्बोली में होता भी क्या है कि जो एम्बोली मूवमेंट्स होता है उनमें संभावी मेसोडर्मल कॉर्डो मेसोडर्मल, इसके अलावा एंडोडर्मल सेल्स के आउटर सरफेस पर एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन में अंतर्गमन से ही संबंधित होती है। इसको कई भागों में बांटा गया है। ये मूवमेंट जो होते हैं उनको, फर्स्ट है इन्वेजिनेशन, इसके अलावा इनवॉल्यूशन और डेल एमिनेशन, इनफिल्ट्रेशन और कन्वर्जेंस, इसके अलावा डाइवर्जेंस और पॉली इन्वेजिनेशन, इसके अलावा सेल प्रोलिफेरेशन और लास्ट है एक्सटेंशन। इस प्रकार ये एम्बोली जो मूवमेंट्स है
इसको कई भागों में बांटा गया। इनके एक एक के बारे में हम आगे देखेंगे। इस डायग्राम के द्वारा हम इनवेजिनेशन मूवमेंट के बारे में देखेंगे। इनवेजिनेशन मूवमेंट भी एम्बोली मूवमेंट का ही एक प्रकार है और ये जो इनवेजिनेशन मूवमेंट है वो एम्बोली मूवमेंट की सबसे सिंपल मेथड है और यह जनरली सभी एनिमल्स में पाई जाती है। और इस प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें ब्लास्टूला का वेजिटल पार्ट है वो इनर साइड की ओर अंदर की ओर चला जाता है, जबकि जो अंदर की साइड की तरफ जो एनिमल पोल है उसके कांटेक्ट में नहीं आ जाता और ब्लास्टोसूल भी इसमें धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है। और इसके अलावा इसमें ब्लास्टोसूल की जगह जो एक नई कैविटी बनती है उसे क्या कहते हैं, आर्केंट्रॉन या हाइपोब्लास्ट, जो कि एंडोडर्म से ही लाइंड होती है। एनिमल पोल पर जो ब्लास्टोमियर होते हैं उन्हें एपिब्लास्ट या एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है। आर्केंट्रॉन का बाहर की तरफ जो है, जो नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है, ये बाहर की तरफ जो खुलने वाला पोर है उसे क्या कहते हैं, ब्लास्टोपोर। और ब्लास्टोपोर की जो रिंग को है, रिंग को कहते हैं ब्लास्टोपोर लिप। और ब्लास्टोपोर का जो शेप है वो योग की अमाउंट के इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। अब ये इन्वेजिनेशन की एक्टिव और निष्क्रिय मेथड के द्वारा ही पूरी होती है और इस संबंध में एक्टिव और इनएक्टिव प्रोसेस के ऊपर कई साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग व्यू दिए थे। इन व्यू को हम दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है अर्लियर व्यू और सेकंड है मॉडर्न व्यू। इनके बारे में देखेंगे कि किसने दिए थे, कौन कौन से। अर्लियर व्यूज के बारे में हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि सेल्स में जो कंटिन्यूसली डिवीजन होते रहते हैं वो सेल्स पर लेटरल प्रेशर द्वारा ही होता है। इसके परिणामस्वरूप एम्ब्रियो का जो सबसे वीक पार्ट है वो इनफोल्ड हो जाता है, लेकिन यह क्लियर हो गया कि इनवेजिनेशन की जो रिएक्शन हो वो वेजिटल पार्ट में ही होती है। इस प्रकार ये निष्कर्ष निकाला कि इनवेजिनेशन की क्रिया बिना किसी सेल डिवीजन की हो जाती है। तो इसके बारे में अर्लियर व्यू कई साइंटिस्ट ने दिया था। रबर ने, एस वेटोन ने, बेडिंगटन ने, मॉर्गन ने, इन सभी ने अर्लियर व्यू के बारे में देखा। रबर ने क्या कहा था कि रबर के अनुसार क्या होता है कि इनवेजिनेशन की जो रिएक्शन है वो वेजिटल सेल्स के शेप चेंजेस के कारण ही होती है। और जबकि रियल रूप से क्या होता है ये कि इन्वेजिनेशन के समय जो सेल्स की शेप वो एक फ्लास्क, बॉटल या पिरामिड के समान होती है। और इसमें एस्बर्टन ने क्या कहा था कि उनके अनुसार क्या होता है कि इन्वेजिनेशन की जो क्रिया है वो ब्लास्टूला के ब्लास्टोमियर्स में अट्रैक्शन के कारण ही होती है और इसका सर्वाधिक प्रेशर पेरिफेरल पर स्थित सेल्स पर ही पड़ता है। इसके अलावा बेडिंगटन ने क्या कहा था कि उनके अनुसार क्या होता है कि सेल्स की जो सीमाओं से गुजरने वाले फाइबर्स के कारण ही इनवेजिनेशन की इवेंट्स होती हैं। इसके अलावा लास्ट में जो मॉर्गन ने बताया था कि उनने क्या कहा था, मॉर्गन ने, कि ब्लास्टूला की जो कैविटी है उसमें एक लिक्विड मटेरियल होता है जो कुछ ब्लास्टोमियर्स द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे इनका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाता है और वो इनवेजिनेशन में भी हेल्प करता है। ये तो हमारे सारे हो गए अर्लियर व्यू। इसके अलावा इसके बाद में जो मॉडर्न व्यू है वो कौन कौन से हैं। मॉडर्न व्यू के बारे में दो थ्योरी दी गई है। फर्स्ट है टेंशन थ्योरी और सेकंड है इनवर्ड सेल माइग्रेशन थ्योरी। जो टेंशन थ्योरी है उसको किसने प्रतिपादित किया था,
मूर और ब्रस्ट ने इसको प्रतिपादित किया था। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है कि गैस्ट्रेशन के जो ब्लास्टुला है एम्ब्रियो की मेन एक्सिस के अनुरूप ही कार्यशील नहीं होते, बल्कि इनमें क्या होता है, इनके जो लॉजिट्यूडल एंडोडर्मल प्लेट के तल में ही फंक्शन करती है और ब्लास्टोसील का जो तरल और एक्सटर्नल मीडियम के तरल में उपस्थित अंतर इसमें भाग लेता है और इन्वेजिनेशन में सहायक एंडोडर्म प्लेट में पाए जाते हैं। और इसकी जो टेंडेंसी है एक निर्देश केंद्र के बाहर की तरफ रेडियल प्रवणता के रूप में उपस्थित होते हैं। साथ ही जो सेल्स के डिफरेंशिएट एडिशन भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जो सेकंड है इनवर्ड सेल माइग्रेशन थ्योरी, इस थ्योरी को होल्टफ्रेटर ने प्रतिपादित किया था 1945 में। इन्होंने क्या कहा, गैस्ट्रेशन के जो दौरान डिफरेंट रीजन्स की जो मूवमेंट और मूवमेंट के लिए आवश्यक स्टिमुलेशन के मध्य जो कोरिलेशन को स्थापित किया था। उन्होंने पाया कि ब्लास्टोसील के लिक्विड में अपेक्षित रूप से बेसिडिटी अधिक पाई जाती है, जिससे कि कुछ फ्लास्क के आकार की सेल्स में भी स्थानीय पृष्ठ तनाव के कारण ही इनवेजिनेशन पाया जाता है। कुछ साइंटिस्ट ने पाया कि वेजिटल सेल्स में इनवेजिनेशन का जो कैरेक्टर होता है वो जन्मजाति होता है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का सेकंड पार्ट है इन्वोल्यूशन। तो इनवेजिनेशन के बाद में इन्वोल्यूशन आता है और इसको हम डायग्राम के द्वारा देखेंगे कि ये किस प्रकार की मूवमेंट होता है। ये एक तो सभी कॉर्डेड एनिमल्स में पाई जाती है। इन कॉर्डेड एनिमल्स में इन्वोल्यूशन नहीं होता। इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट में जो सेल्स होती हैं वो ब्लास्टोपोर के डोर्सल लिप के ऊपर से, जैसे कि डायग्राम हमें दिखाई दे रहे हैं, वो अंदर की तरफ मुड़ती है, अंदर की तरफ जाती है और वो कॉर्डेट लिप पर जो सेल्स होती हैं वो डिवाइडेड भी होती हैं और एक ब्लास्टोसील की तरफ माइग्रेट करती हैं। तो इसमें अंदर की तरफ जो जाने वाली सेल्स होती हैं वो हाइपोब्लास्ट का निर्माण करती हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है हमें, हाइपोब्लास्ट अंदर की तरफ जा रही है और जो बाहर की तरफ सेल्स होती हैं वो एपिब्लास्ट होती हैं। और कुछ एक्स में क्या होता है कि योग की अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, तो इनमें इनवोल्यूशन के साथ साथ इनवेजिनेशन मॉर्फोजेनिक मूवमेंट भी पाया जाता है। लेकिन कुछ एनिमल्स जैसे एम्फियोक्सिस और एम्फियम्स एनिमल्स, इन एनिमल्स में इनवेजिनेशन के साथ इनवोल्यूशन भी होता है। इस प्रकार इसमें देखा है कि इनवोल्यूशन की क्रिया उस जगह अधिक एक्टिव होती है जहाँ ब्लास्टोपोर लिप का डोर्सल भाग स्थित होता है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का थर्ड पार्ट है इनफिल्ट्रेशन। ये इनफिल्ट्रेशन के बारे में हम इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे, इसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं। ये जो इनफिल्ट्रेशन की मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट जो पाया जाता है वो एबीज और मैमल्स में पाया जाता है। जैसे कि हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन भी इसी मेथड द्वारा होता है। इसमें एरिया पेलासिडा एरिया में भी सेंट्रल सेल्स और योग के मध्य प्राइमरी ब्लास्टोसील पाई जाती हैं और कुछ सेंट्रल सेल्स स्पेस में भी डिफरेंट हो जाती हैं और सूडोपोडियो के द्वारा अमीबीय मूवमेंट करते हुए प्राइमरी ब्लास्टोसील के पास में ये इकट्ठी हो जाती हैं और ये इकट्ठी हुई
सेल्स मिलकर हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन करती है। इसके ऊपरी जो डोर्सल सरफेट होती है उसकी जो सेल्स होती हैं वो एपिब्लास्ट कहलाती हैं। और एपिब्लास्ट में एक्टोडर्म, मेसोडर्म और नोटोडर्म की सेल्स भी उपस्थित होती है। मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का फोर्थ पार्ट है डेल एमिनेशन। इसमें क्या क्या होता है ये हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं। तो इस सबसे पहले तो इस प्रकार का जो मूवमेंट्स होते हैं वो किन में पाए जाता है, मैमल्स और एबीज में पाए जाते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो हॉल सेल्स होती है उसका एक पिंड होता है या जो लेयर होती हैं वो विस्तृत होती जाती हैं। और ये इसका एग्जाम्पल किस में देखा गया, ज़्यादातर टीलियोस जो फिशेज होती हैं और एम्फीबियन एनिमल्स में नोटोकॉर्डल, मेसोडर्मल और एंडोडर्मल जो सेल्स हैं उनका सेपरेशन एक विस्तरण की क्रिया द्वारा ही होता है। जैसे हाइपोब्लास्ट का फॉर्मेशन इस मेथड द्वारा ही होता है। और इनकी एरिया पेलिसिडा की जो सेंट्रल कोशिकाएं होती हैं वो कई लेयर्ड थिक होती हैं और ये सेपरेट हुआ ही ये जो ये लेयर होती है वो हाइपोब्लास्ट कहलाता है। और इसका जो अपर पार्ट है वो एपिब्लास्ट कहलाता है। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हाइपोब्लास्ट जो जो अंदर की साइड में अलग हुआ है और एपिब्लास्ट है वो ऊपर की साइड में, और इनमें जो कैविटी बनती है वो आर्केंट्रॉन कैविटी। एम्बोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का फिफ्थ पार्ट है और वो क्या है, कन्वर्जेंस। इसको अभिसरण भी कहते हैं। कन्वर्जेंस में क्या होता है, जैसे इसको हम इस डायग्राम के द्वारा देखेंगे। इसमें क्या होता है, जो सेल्स होती हैं जैसे कि इसमें इनर साइड की तरफ देखिए, इसमें जो कोशिकाएं हैं वो माइग्रेट होकर और ब्लास्टुला के आउटर सरफेस से ब्लास्टो लीफ की तरफ होता है। और इनमें ये किसी भी एक स्पेसिफिक एरिया की तरफ ब्लास्टोपोर से ट्रांसफ़र होकर एक निश्चित स्थान पर एकत्रित हो जाती है। और इसके द्वारा क्या होता है, इसमें मेसोडर्मल जो सेल्स होती हैं वो एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट के मध्य एकत्रित हो जाती हैं। और उससे क्या होता है, ये दोनों एपिब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट मेसोडर्मल का फॉर्मेशन करती है। तो जितने भी जो आइसोलिथल एग्स होते हैं उनमें प्रिमिटिव स्टिक का फॉर्मेशन इसी मेथड द्वारा होता है, जो डायग्राम में नीचे दिखाई दे रहा है कि यहाँ प्रिमिटिव स्टिक भी बन रहा है। एम्बोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का सिक्स पार्ट है पॉली इनवेजाइनेशन या बहु अंतर्वलन। सबसे पहले इसको किसने प्रतिपादित किया था, पास्टेल ने 1945 में। और इसके अलावा इसको लॉवटूप ने भी 1974 में इसकी बहु अंतर्वलन की जो क्रिया होती है उसको प्रकारों के बारे में बताया था। तो इनके अनुसार क्या होता है कि जो सेल्स होती है उनमें मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट होता है, वो एक सेल्स या बहुत सारी सेल्स के एक ग्रुप के द्वारा ब्लास्टोडिस्क के आउटर सरफेस पर ब्लास्टोसील में होता है। अब इसको लॉवटूप के अनुसार उन्होंने इसको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है मल्टीपोलर और सेकंड है यूनिपोलर। यहाँ पे हम इन दोनों का ही डायग्राम के अंदर देखेंगे इनमें क्या क्या मूवमेंट्स होते हैं, मल्टीपोलर पॉलीवेजाइनेशन और यूनिपोलर पॉली इनवेजाइनेशन। तो सबसे पहले हम जो डायग्राम में फर्स्ट में दिखाई दे रहा है मल्टीपोलर पॉली इनवेजाइनेशन, इसमें क्या होता है, यह जो मूवमेंट होता है ये एक तरह से प्रिमिटिव टाइप का होता है। इस मूवमेंट में रैंडमली जो डिस्ट्रीब्यूट सेल्स होती है वो अपने स्पेस को छोड़ देती है और ब्लास्टोसील में एंटर कर जाती है। और पॉली इनवेजिलेशन एक सिंगल सेल्स के कारण ही नहीं होता बल्कि ये पेरेंटल जेनाइटल सेल्स के डिवीजन के कारण ही होता है। और यह इवेंट्स किसमें होती हैं, कुछ निडेरिया और एबीज में इस प्रकार का जो मूवमेंट्स होता है वो इनमें होता है। इनमें क्या होता है, दो प्राइमरी
जर्मिनल सेल्स के सेपरेशन के द्वारा ही ये संपन्न होती है। तो इनमें 2 सेल्स में सेपरेशन हो गया। अब सेकंड है जो डायग्राम में दिखाया गया है कि यूनिपोलर पॉली इनवेजिनेशन में क्या होता है। ये भी एक प्रकार का मल्टी पॉली इनवेजिनेशन ही है। इसमें पोलर जो रीजन में होता है, तो पोलर रीजन में हमेशा वेजिटल पॉल पर पाया जाता है और ये एनिमल पॉल पर एब्सेंट रहती है। और ये किस में पाई जाती है? स्पंज में जो सेल्स होती हैं उनमें जो सेल्स में फ्लैजिला पाई जाती हैं, तो फ्लैजिला में सेपरेशन, और एम्फीबिया में भी मीजोडर्म का सेपरेशन इसी यूनिपोलर पॉली इन्वेजिनेशन द्वारा ही होता है। एम्बोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का नेक्स्ट पार्ट है सेल प्रोलिफेरेशन या कोशिकीय प्रवर्धन भी कहते हैं। ये डायग्राम के द्वारा हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे गैस्ट्रुलेशन में सेल प्रोलिफेरेशन की ये इवेंट्स हैं, वो एम्फियोक्सिस में गैस्ट्रुलेशन से ही संबंधित होती है। और ये जो डायग्राम हमें दिखाई दे रही है सेल्स हाइपोब्लास्ट के ऊपर और आर्केंट्रॉन के ऊपर, यही आगे चल मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट के द्वारा ही मीजोडर्म का फॉर्मेशन करती है। एम्बोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का नेक्स्ट पार्ट है डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस को अपसरण भी कहते हैं। इस प्रकार के मूवमेंट में क्या होते हैं, जो सेल्स होती हैं वो ब्लास्टोपोर के लिप के ऊपर से ही अंतर्वेशित होकर इनर साइड की तरफ डाइवर्जेंस हो जाती है। इसमें हम देखते हैं कि जो इस प्रकार का जो मिलता है वो किस में मिलता है? चूजे में मिलता है। इसमें क्या करते हैं कि जो मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है वो डाइवर्जेंस के द्वारा ही होता है। जैसा कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि मीजोडर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म की मिडिल में जो मीजोडर्म का फॉर्मेशन वो डाइवर्सन के द्वारा ही होता है। एम्बोली मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट का लास्ट पार्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को प्रसरण भी कहते हैं। ये हमने देखा है कि इसमें किसी प्रकार की कोई मूवमेंट्स नहीं होता, जबकि जो डायग्राम में दिखाया गया है इसके अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि न्यूरल जो नोटोकॉर्डल और मीजोडर्मल जो एरिया होता है उनमें एंटीरियो पोस्टीरियर डायरेक्शन में प्रसरित हो जाते हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, जो गैस्ट्रुला होता है वो एंटीरियर पोस्टीरियर साइड डायरेक्शन में थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख रहे हैं, फर्स्ट गैस्ट्रुला सेम ऐसा की है जिसमें एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म है, और लास्ट वाला है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। अब हम सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन, सिग्निफिकेंस के बारे में देखेंगे कि गैस्ट्रुलेशन के सिग्निफिकेंस क्या है। इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रुलेशन जो रिएक्शन होती है वो केमिकल डिफ्रेंशिएशन के कारण ही होती है, और केमिकल डिफ्रेंशिएशन के द्वारा ही कॉम्पिटेंस में जो चेंजेस होते हैं वो कई लोकलाइज्ड ऑर्गन फॉर्मेशन एरियाज में होते हैं, और जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स के फॉर्मेशन में गैस्ट्रुलेशन क्या होता है कि इम्पॉर्टेंट फेज है। और इस फेज में क्या होता है, ब्लास्टोमियर्स में एक प्रकार का एक केमिकल डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, और ब्लास्टोमियर फेट ऑर्गन के निर्माण स्थल पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। इसके अलावा क्लीवेज की जो रेट है इसमें बहुत ही स्लो हो जाती है, और मेटाबॉलिज्म वेरिएशन और बायोकेमिकल डिफरेंसेस भी स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें न्यूक्लियस भी ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और डिफरेंट प्रकार के प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम के फॉर्मेशन के लिए भी गैस्ट्रुलेशन बहुत आवश्यक है। अगर मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट नहीं हो तो एक्सोगैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन होता है, और एक्सोगैस्ट्रुलेशन में मीजोडर्म और एंडोडर्म की सेल्स में एम्बोली मूवमेंट्स नहीं होता। इससे क्या होता है कि एक्टोडर्म को नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन के लिए पीरियड नहीं मिलता, और ना ही नर्वस सिस्टम का निर्माण हो पाता है। जैसे कि हम फर्स्ट डायग्राम में जो ऊपर देखते हैं वहाँ नॉर्मल गैस्ट्रुलेशन है, और सेकंड वाला है उसमें एक्सोगैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अगर एक्सोगैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन हो गया
तो मीजोडर्म और एंडोडर्म में एम्बोली नहीं होता और इसके द्वारा ही नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन भी नहीं होता, जो हमें डायग्राम में नीचे दिखाई दे रहा है कि एक्सोगैस्ट्रेशन के कारण आगे का फॉर्मेशन नहीं हो पाता। इसके अलावा गैस्ट्रेशन के कारण ही जो 3 जर्म लेयर्स होती है उनका फॉर्मेशन भी इसके द्वारा ही होता है। और इसके अलावा आर्क एंट्रॉन कैविटी का फॉर्मेशन होता है और ये आर्क एंट्रॉन एलिमेंट्री कैनाल में भी चेंज हो जाती है। इस चार्ट के द्वारा देखेंगे कि प्राइमरी जर्म लेयर्स का क्या कार्य होता है। जैसा कि हमने गैस्ट्रेशन की डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस दोनों में ही देखा था, गैस्ट्रेशन के द्वारा ही प्राइमरी जर्म लेयर्स या एम्ब्रियोनिक लेयर्स का फॉर्मेशन होता है और ये जर्म लेयर्स एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म के रूप में होती है। और ये सभी क्या करती है कि एम्ब्रियो में जो ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है वो इन लेयर्स के द्वारा ही होता है। ये डेवलपमेंट में जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं उनके फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेजेनेसिस की क्रिया इसी में होती है। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं चार्ट में कि स्पर्म और एग के फर्टिलाइजेशन के तहत जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट के बाद में क्लीवेज के बाद में ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। ब्लास्टुला के बाद में गैस्ट्रुला होता है और गैस्ट्रुले से ही एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म इन तीनों प्राइमरी जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हम तीनों के क्या क्या फंक्शन होते हैं, ये कौन कौन से ऑर्गन का ऑर्गेनोजेनेसिस में काम करती हैं। जैसे एक्टोडर्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम और फॉर्मेशन में काम करती है। इसके अलावा एपिडर्मिस और सेंस ऑर्गन रिसेप्टर में भी इसका काम होता है। सेकंड है जो मेसोडर्म्स को सबसे पहले तो इसको 3 भागों में बांटा गया है, नोटोकॉर्ड, मेसेनकाइम और सोमाइट्स। तो नोटोकॉर्ड के तहत ये क्या करती है, वर्टिब्रल कॉलम होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। और मेसेनकाइम में डर्मिस, सर्कुलेटरी सिस्टम, मेसेंट्रीज, कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटन, रेस्पिरेटरी सिस्टम और पेरिटोनियम, इन सभी का ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करती हैं। और सोमाइट्स के तहत मसल्स, एक्सक्रीटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम, इन सभी के ऑर्गेनाइजेशन में मेसोडर्म ही काम करता है। इसके अलावा जो लास्ट हैं ये एंडोडर्म्स का किसका ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ये लाइनिंग्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइनिंग्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एपिथेलियम, लाइनिंग्स ऑफ मिडल ईयर और इसके अलावा थायराइड एंड थाइमस, इन सभी का जो ऑर्गेनोजेनेसिस वो गैस्ट्रेशन के तहत ही होता है। सभी को धन्यवाद। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है।